हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लोज्ड लूप डीसी ट्रैक सर्किट के वर्किंग के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया है और ये जो रेड वाले सिंबल्स हैं ये इंसुलेटेड जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंसुलेटेड जॉइंट ग्लूड जॉइंट भी हो सकता है और आरडीएसओ जॉइंट भी हो सकता है। इंसुलेटेड जॉइंट का मतलब होता है इस रेड वाले सिंबल्स के इधर और इधर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, इसको इंसुलेट कर दिया गया है। लोकेशन बॉक्स से जो तार निकलती है जिसमें सप्लाई होती है वो जंक्शन बॉक्स तक जाती है और जंक्शन बॉक्स से दो तार निकलती है जिसको जंपर वायर कहा जाता है। एक पॉजिटिव तार होती है और एक नेगेटिव तार होती है और वो ट्रैक पे चैनल पिन के हेल्प से लगा दिया जाता है। अब सप्लाई आगे बढ़ती है और यही सप्लाई रिले एंड पे चली जाती है और यहाँ पर रिले कॉइल पे दो टर्मिनल होते हैं R1 एंड R2, उसी पे ये जाके कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जब इस ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं होती है तो ये सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड अवस्था में रिले एनर्जाइज होता है और उस अवस्था में सिग्नल जो रिप्रेजेंट होता है वो ग्रीन सिग्नल होता है, मतलब क्लियर सिग्नल होता है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन का डिटेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर अनऑक्यूपाइड कंडीशन हो रहा है। और यहाँ पे जो स्लीपर्स हैं ये कंक्रीट वाले स्लीपर्स हैं, वुडन स्लीपर्स के लिए कुछ अलग कनेक्शंस होते हैं। और लोकेशन बॉक्स में हमारी बैटरी चार्जर लगी रहती है, यहीं पे बैटरी लगे रहते हैं, चोक लगे रहते हैं, रेसिस्टेंस लगे रहते हैं और सप्लाई यहाँ से जंक्शन बॉक्स तक भेजी जाती है। लोकेशन बॉक्स भी ट्रैक के पास में ही लगाए जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लगाए जाते हैं। और लोकेशन बॉक्स को ही फीड एंड कह सकते हैं और रिले एंड जहाँ पे रिले लगा रहता है और इन दोनों बीच के सेक्शन को ही ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। अगले हिस्से में आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही ट्रेन ट्रैक पे आती है, यहाँ पर ट्रेन को पिंक कलर से दर्शाया गया है। जैसे ही ट्रेन ट्रैक सर्किट के सेक्शन में आती है, इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फॉलो द लो रेसिस्टेंस पाथ। तो जो ये इसका एक्सल होता है वो मेटल का बना होता है। तो जैसे ही ट्रेन का एक्सल यहाँ पे आता है, जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है उसको लो रेसिस्टेंस पाथ मिल जाता है और यहाँ से सप्लाई जाती है, एक्सल से होते हुए यहाँ पे वापस चली आती है और फीड एंड पे चली जाती है। इसका मतलब जो सप्लाई हो रही है वो रिले तक पहुँच नहीं पा रही है और जब रिले तक पहुँच नहीं पाती है तो रिले डी एनर्जाइज्ड हो जाता है और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर वो रेड सिग्नल शो करने लगता है। इसका मतलब हमारा ट्रैक सर्किट ट्रेन को डिटेक्ट कर रहा है। दिस इज़ द ऑक्यूपाइड कंडीशन ऑफ द ट्रैक सर्किट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्रैक सर्किट को एडजेसेंट एक दूसरे के अगल बगल में लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक सर्किट का नाम है। सिंपली इसको लिखा गया है 01T। अगला क्या है 01AT। इसका अगला जो ट्रैक सर्किट लगाया जाएगा इस ग्लूड जॉइंट के इधर, उसका नाम होगा 01BT। उसका अगला जो लगाया जाएगा उसका नाम होगा 01CT। तो ये सिर्फ एक नाम है। तो यहाँ पे वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पिछले कंडीशन में हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए जंपर है, जंक्शन बॉक्स से निकल रहा है जंपर पॉजिटिव और नेगेटिव और ये ट्रैक पे चला गया। ये सप्लाई हमारे रिले पे आई, इसको इस तार को भी जंपर वायर ही कहा जाता है। रिले पे आके रिले एंड पे चली गई। ये क्लोज लूप है, जब तक ट्रेन नहीं आएगी ये अनऑक्यूपाइड होगा और ग्रीन सिग्नल शो करेगा। ठीक, यहाँ पर भी ट्रेन नहीं है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ग्रीन सिग्नल को शो करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एडजेसेंट जितने भी ट्रैक सर्किट लगाए जाते हैं उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है। मतलब ये जो 01AT है इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, लेकिन जब 01AT ट्रैक सर्किट लगाई गई है उसका पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। इसका मतलब पोलैरिटी चेंज कर दी गई है। एडजेसेंट वाले ट्रैक सर्किट की पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है। जो अगला ट्रैक सर्किट लगाया जाएगा जिसका नाम होगा 01BT, उसमें पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी। ये जो नेगेटिव है उठ के यहाँ चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव है उठ के यहाँ चला आएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का कुछ सीक्वेंस बनेगा।
और यहाँ पर एक ट्रैक्शन बॉन्ड लगाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आगे बताता हूँ कि ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ट्रेन एंटर करती है। तो ट्रेन में तो कई सारे एक्सल होते हैं, कोई एक एक्सल तो होता नहीं, बहुत सारे होंगे। तो मान लीजिए कि जब पहला एक्सल आया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही शॉर्टेस्ट पाथ, लो रेसिस्टेंस पाथ। तो लो रेसिस्टेंस पाथ यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यहाँ से जाते हुए एक्सल के थ्रू जाते हुए यहाँ पे आया जंक्शन बॉक्स में, और यहाँ पर फीड एंड यानी लोकेशन बॉक्स में चला गया। यहाँ पे लो रेसिस्टेंस पाथ हो गया, यानी कि यहाँ पे रिले को फिर से सप्लाई नहीं मिली और रिले डी एनर्जाइज्ड हो गया। लेकिन जब ट्रेन का एक्सल आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी एक एक्सल होगा और यहाँ पर भी एक एक्सल होगा। तो ये तो अपना लो रेसिस्टेंस का पाथ ऐसे करेगा, ठीक है, तो ये रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये लो रेसिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करती है, तो यहाँ पे लो रेसिस्टेंस पाथ ये बन रहा, फिर से रिले को सप्लाई नहीं मिल रही है और ये भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में फिर से रेड सिग्नल शो कर देगा और हमारा ट्रेन सर्किट अच्छे तरह से काम करेगा और ये ऑक्यूपाइड कंडीशन को शो भी करेगा। अब बात आती है इस ट्रैक्शन बॉन्ड की कि ट्रैक्शन बॉन्ड क्यों लगाए जाते हैं और हमारी जो पोलैरिटी है हर एडजेसेंट ट्रैक सर्किट की क्यों चेंज की जाती है। ट्रैक सर्किट के फीड एंड और रिले एंड की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे दो एक्सेल्स की दूरी जो होती है वो 26 मीटर की होती है, तो मेरा ट्रैक सर्किट जो होगा उसका फीड एंड यानी और रिले एंड की कम से कम दूरी 26 मीटर की होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 25 मीटर के डिस्टेंस पे फीड एंड और रिले एंड को लगा देते हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब मेरा एक एक्सल यहाँ पे होगा और दूसरा एक्सल यहाँ पे होगा। ऐसे कंडीशन में मेरा ट्रैक सर्किट कोई भी ट्रेन के प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और लाइन को क्लियर शो कर देगा। ऐसी अवस्था से बचने के लिए हमारा जो ट्रैक सर्किट का डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 26 मीटर का होना ही चाहिए, ताकि कम से कम मेरा एक एक्सल जो है इन दोनों एंड के बीच में आ सके और ट्रेन को डिटेक्ट करके ऑक्यूपाइड कंडीशन शो कर सके।